भारत मुक्ति मोर्चा की ओर से 22 फरवरी 2026 को ओबीसी जाति निहाय जनगणना की मांग को लेकर एक विशाल महामोर्चा आयोजित किया जा रहा है। इस महामोर्चे में संगठन के राष्ट्रीय अध्यक्ष वामन मेश्राम विशेष रूप से उपस्थित रहेंगे। मोर्चे के माध्यम से ओबीसी समाज की वास्तविक जनसंख्या के आधार पर अधिकार और प्रतिनिधित्व सुनिश्चित करने की मांग उठाई जाएगी। देश के विभिन्न राज्यों से हजारों कार्यकर्ताओं के शामिल होने की संभावना भी आयोजित प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से जताई गई। राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग ओबीसी मोर्चा, राष्ट्रीय परिवर्तन मोर्चा व बहुजन क्रांति मोर्चा के माध्यम से 22 फरवरी 2026 को नागपुर में महारैली होने जा रही है, जो आरएसएस के हेडक्वार्टर पर इस महारैली को लेकर जाया जाएगा। इस संदर्भ में यह आज की पत्रकार परिषद यहाँ पर रखी गई है और इस पत्रकार परिषद के अध्यक्ष भारत मुक्ति मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय वामन मेश्राम साहब यहाँ उपस्थित है। इस पत्रकार परिषद में जो विषय है कि भारत मुक्ति मोर्चा, राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग मोर्चा, राष्ट्रीय परिवर्तन मोर्चा और बहुजन क्रांति मोर्चा के यांच्या संयुक्त विद्यमानाने दिनांक 22 फेब्रुवारी 2026 राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ मुख्यालयावर आयोजित करण्यात आलेल्या विशाल महामोर्चात आपल्या लोकप्रिय दैनिकामध्ये प्रसिद्धी देण्याबाबत या महामोर्चाची जी पार्श्वभूमी आहे ती ही आहे की दिनांक 26 डिसेंबर ते 30 डिसेंबर 2000 पत्र पढ़कर सुनाया गया है। उसमें सारी बातें लगभग आई है। इसके बावजूद भी इस पत्रकार परिषद में आप लोगों को और कोई सवाल पूछने हैं या और कोई जानकारी चाहिए तो इसके संबंध में आप लोग सवाल पूछ सकते हैं। तो सभी जो पत्रकार बंधु हैं उन लोगों का इसके लिए मैं धन्यवाद ज्ञापन करता हूँ। एक एक करके सवाल पूछ सकते हैं। ये महारैली है कि इसको आंदोलन करेंगे? ये महारैली है कि इसको आंदोलन करेंगे? क्योंकि इसके पहले भी आप आरएसएस के मुख्यालय में आपका आंदोलन था, शायद या महारैली में आप पहुंचा था, तो आपको गिरफ्तार किया गया। आप लोगों को, पत्रकार लोगों को इस आंदोलन को आंदोलन मानना है या रैली मानना है, ये इसके लिए अब आप आज़ाद है। मगर हम इंदिरा चौक से निकलकर प्रोसेशन निकालते हुए हम लोग आएंगे और इकट्ठा होकर फिर सभा करेंगे। ऐसा सर, कटक में जो आंदोलन अधिवेशन था उसके लिए परमिशन के सारे डॉक्यूमेंट आपने लिए थे और लेकिन आपने ये अटैच नहीं किया। हम तो कैसा मानेंगे कि वो परमिशन? यदि वो परमिशन उन्होंने नहीं दिया होता तो जो प्राइमरी तैयारी करने के लिए करोड़ों रुपए का खर्चा है वो हमारे द्वारा नहीं किया गया था। पहले ही अगर उन्होंने मान लो डिनाई कर दिया होता तो हम काहे के लिए खर्चा करते, करोड़ों रुपए खर्चा कर दिया। आप कौन से अखबार से हैं? कौन से अखबार से हैं आप? वो सारी कॉपी जो है और सभी लोगों को दे देना। ओके, अब वो कॉपियां दी जाएगी। सर, आपके पीछे में जो आपका बैनर लगा है उसमें से अगर पहले अगर आपकी मांग को छोड़ दी जाए तो दूसरी तीसरी चौथी जो मांग है उससे आरएसएस का क्या मतलब है? मतलब यानी उनका क्या उसमें सहभाग है आपको लगता है? क्योंकि ये सारी चीजों के लिए तो गवर्नमेंट जिम्मेदार है। ये जो बच्चे हैं ना भाजपा वाले, इसके बाप को हमने पकड़ने का सोचा है। बच्चे तो जब उनाड़गिरी करते हैं ना अपने मराठी की भाषा में, तो उसके बाप को पकड़ने से बच्चे ठीक हो जाते हैं। हो सकता है लॉजिक आप लोगों को ठीक लगे ना लगे, ये विश्लेषण का विषय है। मगर माँ बाप को पकड़ना बहुत जरूरी है।
हाँ ये उसकी लिस्ट जो है वो हमारे पास अभी भी मतलब डेली जमा हो रही है। तो जिस दिन आंदोलन होगा उस दिन सवेरे लोगों को ये बांट दी जाएगी उसकी लिस्ट, और पुलिस वालों को भी देना है। जाने देना है नहीं जाने देना है ये हमारा आउटलुक नहीं है। अब बात नहीं समझ रहे हैं। हमने आंदोलन घोषित किया, ये हमारा अपने नियंत्रण का मामला है। लॉ एंड ऑर्डर देखने वाले और लोग हैं, वो अपना फैसला करेंगे, हम अपना फैसला करेंगे। समझ रहे ना? सर ईवीएम की बात, क्योंकि उनका फैसला हम नहीं कर सकते, लॉ एंड ऑर्डर वालों का। सर ईवीएम की बात चल रही है, पर ये तो ईवीएम तो कांग्रेस कार्यकाल में आया, तो उसको आरएसएस का क्या संबंध है? कांग्रेस ने फायदा लिया, अभी बीजेपी ने लिया ना, फायदा ले रहे हैं ना। कांग्रेस ने लिया, फिर अडवाणी जी ने उसका विरोध किया, रिकॉर्ड में है हमारे। अडवाणी जी को मालूम था ईवीएम में गड़बड़ी है, गड़बड़ी करके ये लोग सरकार बना रहे हैं। तो उस समय इन लोगों का विरोध चलता था, मगर जब इनका अंदरूनी तालमेल हो गया, ओके ठीक है, 10 साल हम ईवीएम से सरकार बनाएंगे, 10 साल आप बनाओ। अब 10 साल का टर्म खत्म हो गया इनका भी, अब तीसरी टर्म जो है, तो शायद अभी 1-2 टर्म और ये लोग लेंगे, फिर उसके बाद वो उनका 2 टर्म आएगा। तो ये म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग से चल रहा है। ईवीएम मशीन भारत में पैदा नहीं हुई है, तो अमेरिका यूरोप में पैदा हुई, और यूरोप और अमेरिका में ईवीएम खत्म हो गई। बैलेट पेपर, इंडिया और अमेरिका के बीच में टेक्नोलॉजी का कंपैरिजन अगर किया जाए तो अमेरिका बहुत आगे है ना टेक्नोलॉजी में, भारत से बहुत ज्यादा आगे है। और बहुत ज्यादा आगे होने के बावजूद भी वो लोग कागज से, बैलेट पेपर से चुनाव करवा रहे हैं। अमेरिका के लोग बैलेट पेपर से चुनाव करवा रहे हैं, इस वजह से अमेरिका को किसी ने बैकवर्ड कहा क्या? अमेरिका को किसी ने बैकवर्ड कहा? मुझे तो लगता है, मैंने तो नहीं पढ़ा। केवल कागज के आधार पर अमेरिका, यूरोप के लोग चुनाव करवा रहे हैं, इसलिए उनको बैकवर्ड कहा जा रहा है, ऐसा कोई एग्जाम्पल अवेलेबल नहीं है। त्या ठिकाणी त्यांनी, तुम्ही हे असे असे विषय ठेवले, म्हणजे विषय काय, तर आरएसएसच्या लोकांना विचारून ठेवायचे का? भाजपाच्या लोकांना विचारून ठेवायचे का विषय? या अधिवेशनामध्ये कोणत्या विषयावर चर्चा करायची? वो तो आर्टिकल 19 नुसार तो आमचा अधिकार है, हमारा अधिकार है, कौन से विषय पर करना चाहिए, कौन से विषय पर नहीं करना चाहिए। दूसरा, हमने ये भी लिख कर दिया उनको कि हम पिछले 50 साल से काम कर रहे हैं और इस तरह के कार्यक्रम चला, कोई फसाद हुआ क्या, कोई रिकॉर्ड अवेलेबल है क्या? हमारे नाम पर, हमारी वजह से, बोलने की वजह से, आंदोलन की वजह से फसाद हो गया, दंगल हो गई, ये हो गया, वो हो गया, है क्या कोई रिकॉर्ड? उनके पास तो ऐसा कोई रिकॉर्ड ही नहीं है। यहाँ के पुलिस कमिश्नर को भी हमने पूछा, है कोई रिकॉर्ड आपके पास? तो चुप हो गए। मोर्चा आम्ही म्हणजे त्यांना विचारून काढणार का? ते आम्ही जेलमध्ये जायला तयार आहोत म्हणजे विचारून जेलमध्ये जायला का? आज तुम्ही आमच्या मूलभूत अधिकाराचं उल्लंघन केलं, या मूलभूत अधिकाराच्या उल्लंघनाच्या विरोधामध्ये आम्ही मोर्चा काढत आहोत, तुम्ही आम्हाला जेलमध्ये घेऊन जाता का? या रक्षणासाठी त्याग केला पाहिजे ना। मूलभूत अधिकार सामान्य अधिकार नाहीत भारतीय घटनेचे,
इंदिरा गांधीला या मूलभूत अधिकार रद्द करण्यासाठी इमर्जन्सी लागू करण्यात आली होती आणि त्यामुळे इंदिरा गांधीचं सरकार गेलं होतं. सामान्य अधिकार नाही आहे ते. इंदोरा मैदान ते आरक्षण मुख्यालय जो हा अंतर आहे हा पायी पार करणारा हा की काही गाड्यांनी वगैरे जाणार? हा इंदोरा मैदान ते आरक्षण मुख्यालय हा जो अंतर आहे हा. पायी पार करणारा हा की गाड्यांनी? पायी चालायचे की गाड्यांनी? पायी चालणारे लोक असणार, गाड्यामध्ये बसणारे लोक असणार, असं मिळून ते जाणार. सर पीएम मोदी जी ओबीसी हाई करते हुए ओबीसी प्राइम मिनिस्टर करके पीएम मोदी जी उन्होंने हाल ही में जनगणना करने की घोषणा की है. आपका एक मुद्दा है कि सभी जातियों की जाति आधारित जनगणना की जाए. क्या पॉसिबल है? ये जो गुजरात में नरेंद्र मोदी जब चीफ मिनिस्टर बने ना, तो उस समय वो ओबीसी नहीं थे. अभी तो कह रहे हैं ना. फिर वो जब मुख्यमंत्री बने तो बीजेपी के तमाम लोग जैसे अथॉरिटी का मिसयूज करते हैं, तो उन्होंने ओबीसी की लिस्ट में अपना नाम डाल दिया. और ये लिस्ट जो है जातियों की स्टेट लेवल पर तैयार की जाती है. स्टेट की लिस्ट, फिर सारे देश की एक लिस्ट, स्टेट के लेवल पर लिस्ट तैयार की जाती है. मोदी ने अपनी लिस्ट तैयार की, उसमें अपनी जाति के लोगों का नाम डाला, मोदी ने डाला. वैसे ये मेरा ऑब्जेक्शन नहीं है, क्योंकि मोदी की जाति तीली जाति है, ऐसा उनका कहना है. वो जो तो तीली तो सारे देश भर में ओबीसी है, डाल दो, हमको कोई ऑब्जेक्शन नहीं है. मगर नरेंद्र मोदी ओबीसी के है तो ओबीसी की जाति आधारित गिनती करने के लिए भी कोई ऑर्डर नहीं निकाला. अभी निकालना चाहिए, नहीं निकाला. अरे कम से कम ओबीसी को तो करो. हमारी तो डिमांड सारी लोगों की है, सभी लोगों की जाति आधारित गिनती होनी चाहिए. जाति रियलिटी है भारत की, हिंदुत्व नहीं. जाति रियलिटी है, 200% रियलिटी जाति है. हिंदुत्व तो थोपा हुआ आरएसएस के लोगों का, भाजपा के लोगों का. जब एडल्ट फ्रेंचाइज भारत में आया तब ब्राह्मणों ने सोचा अरे 3.5% से तो ब्राह्मणों का एक भी एमपी चुनकर नहीं आएगा, तो हिंदू के नाम पर एससी एसटी ओबीसी को गधा बनाकर इनका वोट लिया जा सकता है. वो उन्होंने कोशिश किया, वो उनको सफलता नहीं मिली, तो फिर उन्होंने अपने रणनीति में बदलाव करके हिंदू मुसलमान का मामला खड़ा किया. तो जो भी हिंदू बनते हैं वो मुसलमानों के प्रतिक्रिया में हिंदू बनते हैं, हिंदू कोई बनता ही नहीं है. मुसलमानों के विरोध में फसाद करवाए जाते हैं तब एससी एसटी ओबीसी हिंदू बनता है, नहीं तो कोई हिंदू है ही नहीं, केवल प्रतिक्रिया में बनता है. हा आमचा 22 तारखेचा जो कार्यक्रम आहे, या कार्यक्रमासाठी आम्ही संपूर्ण देशातील लोकांना, महाराष्ट्रातील लोकांना, नागपूरच्या लोकांना, विदर्भाच्या लोकांना अपील करत आहेत की त्यांनी जास्तीत जास्त संख्येने, मोठ्या संख्येने या आंदोलनात सहभागी व्हावं. ही गोष्ट सुद्धा तुम्हाला सांगावं लागेल का? हा, ही मागणी ही आहे की 4-5 मागण्या ज्या आहेत त्या लिखित स्वरूपामध्ये तुम्हाला देण्यात आलेल्या आहेत. आणि त्या देण्यात आलेल्या ज्या मागण्या आहेत त्या पुन्हा एकदा मी तुम्हाला वाचून दाखवतो. ओडिशा राज्यातील कटक येथे रद्द करण्यात आलेल्या अधिवेशनास पुन्हा परवानगी द्यावी. ओबीसी सह सर्व जातींची जाती निहाय जनगणना करण्यात यावी. भारतातील सर्व निवडणुका ईव्हीएम मशीनऐवजी बॅलेट पेपरवर घेण्यात याव्या. संविधानाने दिलेल्या मूलभूत अधिकारांना संपूर्ण संरक्षण देण्यात यावे. अधिवेशनाच्या तयारीसाठी संघटना प्रतिनिधी व कार्यकर्त्यांना झालेल्या खर्चाची भरपाई करण्यात यावी. मूलभूत अधिकारांचे संरक्षण करण्यात अपयशी ठरलेल्या ओडिशा राज्य सरकारला अनुच्छेद 356 अन्वये बर्खास्त करण्यात यावे. 6 मागण्या. अगर आपको उड़ीसा में अधिवेशन लेने की अगर परमिशन दी जाती है तो क्या आपका जो ऑनलाइन अधिवेशन होने वाला है उसको फिजिकल लेंगे?
माहिती नाही सर. हा मला हा आम्ही आमच्या सोयीनं जेव्हा आम्हाला हायकोर्ट परमिशन देईल त्यात अर्ज करण्यात आलेला आहे की आम्हाला डिसेंबर महिन्याची तारीख देण्यात येईल. कोर्ट आम्ही जी मागणी केलेली आहे त्यानुसारच काही ना काही सांगितलं. अब नागपुर के 0 माइल से सिर्फ 25 किलोमीटर की दूरी पर हरियाली से घिरा हुआ ग्रीन फार्म हाउस एक शानदार और भव्य वेडिंग डेस्टिनेशन है, जहां शांति, सुंदरता और आधुनिक सुविधाओं का अनोखा संगम देखने को मिलता है। चारों ओर फैले हरे भरे पेड़, खुला वातावरण और सुकून भरा माहौल इस जगह को शादी, रिसेप्शन और हर खास पारिवारिक आयोजन के लिए परफेक्ट बनाता है। 28 आरामदायक और लग्जरियस कमरे, आकर्षक स्विमिंग पूल और विशाल ओपन लॉन के साथ ग्रीन फार्म हाउस आपके खास पलों को शाही अंदाज में यादगार बनाने का वादा करता है। इनका पता है उमरेड रोड, चांपा, नागपुर। फॉर मोर डिटेल्स कॉन्टैक्ट देम ऑन 9158111786 and 9552634 530.